तो मेरे पीछे चल रही है बुलेट ट्रेन। हालांकि यह फिलहाल हकीकत नहीं है, लेकिन भारत में यह तस्वीर हकीकत सच्चाई बनने वाली है। आज जापान से ऐलान हुआ कि भारत को वहां से बुलेट ट्रेन की तकनीक हासिल होगी। अगले 5 सालों में जापान से भारत को 34 अरब डॉलर की मदद हासिल होगी। जापान से यह महानिवेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में होगा। इसे हमारे यहां बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण क्षेत्र, गंगा की सफाई और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम तोहफा जापान से मिला है वो है बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जापान से तकनीक और निवेश दोनों मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे ने कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए। वो ख्वाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले जापान दौरे पर देखा था, अब हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है। जापान दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को तोहफा मिल ही गया, जिसका इंतजार पूरे देश को था। टोक्यो में मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने मिलकर 5 अहम करार किए। एक, मोदी के लफ्जों में देश के ग्रोथ इंजन यानी रेलवे की काया पलट करेगा, तो दूसरा काशी नगरी का कायाकल्प करेगा। भारत को जापान से बुलेट ट्रेन मिलेगी। बुलेट ट्रेन की तकनीक, उसका बुनियादी ढांचा और उसे चलाने की विशेषज्ञता और वित्तीय मदद, ये सब जापान देगा। और तब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन का सपना पूरा हो सकेगा। इसमें कितने साल लगेंगे ये नहीं पता, लेकिन बुलेट ट्रेन से जुड़ा समझौता हो गया है। काशी यानी बनारस को जापान के क्योटो शहर के तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। एक ऐसा शहर जिसमें खांटी बनारसीपन भी हो, उसकी पारंपरिक महक भी हो, लेकिन वो शहर अत्याधुनिक भी हो, हर जरूरी सुविधाएं भी हो, जिसका कलेवर, इमारतें, सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहे, लेकिन जो दुनिया से कदम मिलाकर चल भी सके। अच्छी खबर यह भी है कि मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान यानी अगले 5 सालों में जापान भारत में 34 अरब डॉलर का निवेश करेगा। ये निवेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में होगा। हमने स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय किया है। 今後はモディ首相と手に手を取り合ってあらゆる分野で抜本的に関係を強化し、特別な戦略的グローバルパートナーシップへと引き上げて दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे के विकास, स्मार्ट सिटीज के विकास, गंगा की सफाई, निर्माण क्षेत्र और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग की डील हुई। लेकिन इस दौरे से 2 मोर्चों पर फिलहाल अच्छी खबर नहीं आई। जिस सिविल न्यूक्लियर डील की खासी चर्चा थी, वो परवान नहीं चढ़ पाई। इसके अलावा जापान में बने US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की खरीद की डील भी नहीं हो पाई। हालांकि मोदी ने हिंदी में भाषण देकर जापान के कारोबारियों को भारत पधारने और पैसा लगाने का न्योता जरूर दिया। एक विकसित और तेज गति से बढ़ता भारत न केवल एक विशाल आर्थिक अवसर रहेगा, जिससे जापान को भी बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वह दुनिया में लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत करेगा और स्थिरता बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दोनों देशों का लाभ है। नरेंद्र मोदी के इस जापान दौरे में ना तो जापान से सैन्य जहाज खरीदने के मसले पर अंतिम मुहर लगी और ना ही परमाणु करार पर भी कोई अंतिम सहमति, लेकिन एक बड़ी सफलता निश्चित रूप से रहा कि जापान ने आश्वासन दिया कि अगले 5 सालों में 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा उसकी निजी और पब्लिक कंपनियों के जरिए, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए, ताकि भारत में साफ ऊर्जा हासिल की जा सके, गंगा नदी को साफ किया जा सके, भारत में स्मार्ट सिटीज बन सके। भारत जापान के कारोबारी रिश्ते गुजरात में कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात में सबसे ज्यादा निवेश जापान से ही आया था। शायद इसीलिए मोदी ही इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें खुद शिंजो आबे ने 2012 में जापान का प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मुल्क बुलाया। मोदी सीएम रहते हुए 2 बार जापान गए थे और पीएम बनकर जाने के बाद उन्हें अपनी उसी छवि का लाभ मिलता दिख रहा है। शिंजो से दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी में बदल रही है। कारोबारी सहयोग के नए दरवाजे खुलते दिख रहे हैं।
हमारा जो संदेश है, the message is, look, India is going to be a very, very important investment destination in the very near future. And anyone who comes there will have an early mover advantage. हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, वो एक बहुत बड़ा अश्योरेंस रहा है जापानीज इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जापानीज इन्वेस्टर्स को हमेशा इंडिया के पोटेंशियल के बारे में तो पता है, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. We already have a lot of infrastructure related projects which are connected with the Japanese. The DMIC corridor is a very large project with huge investments. जापान को लेकर खुद पीएम मोदी कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा एक ऐलान से लगता है. मोदी ने कारोबारियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में जापान प्लस नाम की एक टीम और डेस्क बनाने की घोषणा की. साफ है, भारत को चीन के साथ कारोबारी रिश्ते चाहिए, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नंबर 1 है. लेकिन भारत को जापान से भी अच्छे कारोबारी रिश्ते चाहिए, क्योंकि जापान के पास अत्याधुनिक तकनीक और भविष्य का खाका है. नरेंद्र मोदी शिंजो आबे के हाथ मिले, उनके दिल भी मिले और भारत जापान सामरिक सहयोग को अब स्पेशल सामरिक सहयोग का दर्जा दिया जाने की भी बातें की गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. लेकिन अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार ठोस नतीजे और क्या कुछ निकल कर आ सकते हैं, खास करके रक्षा रणनीतिक मोर्चे पर भारत जापान के बीच में. और जापान का निवेश आखिर कब तक और किन क्षेत्रों में भारत में आता है, जिससे कि उसकी आर्थिक गाड़ी को पटरी पर और तेज रफ्तार से दौड़ने का मौका मिले. टोक्यो के इस आकासाका पैलेस में बीजे अमित पाल गिल के साथ स्मिता शर्मा, IBN 7. जापान में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन बिता चुके हैं और इन 3 दिनों में वो जिस तरह से आम लोगों से घुलते मिलते नजर आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि वो जापान की सरकार का ही नहीं, वहां की आवाम का भी दिल जीतना चाहते हैं. और इसी कोशिश में वो कभी बच्चों के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं, तो कभी आम लोगों से हाथ मिलाते और उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं. आखिर क्या कहता है पीएम का ये अंदाज, इस रिपोर्ट में देखिए. टोक्यो के तेइमेई एलिमेंट्री स्कूल के लिए ये खास दिन था. हाथों में तिरंगा और जापान का झंडा लिए खड़े नन्हे मुन्नों के साथ दर्द का एक अजब रिश्ता जोड़ने आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ये स्कूल 1923 में भूकंप में तबाह हो गया था. वैसा ही विनाशकारी भूकंप 2001 में गुजरात में भी आया था. विनाश पर खड़े इंसान ने दोबारा निर्माण किया, चाहे जापान हो या हिंदुस्तान. स्कूल में आकर मोदी ने दोनों घटनाओं को याद किया, इंसानी जज्बे को सलाम किया. जब 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और अंजार में हमारे जो बच्चे थे वो 26 जनवरी के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जा रहे थे और 400 से ज्यादा बच्चे उस भूकंप में अपना जीवन खोया था. उस स्मृतियों को मुझे आज स्कूल की 1 सितंबर 1923 की घटना ने पुनः स्मरण दिला दिया. जैसे बच्चों से मोदी ने जिंदगी के पाठ सीखे भी और सिखाए भी. मोदी उनके क्लासरूम में गए, वहाँ बांसुरी थामी और जैसे मिलाप और दोस्ती की धुन बजाई. दिलों के तार जुड़ते रहे, पीड़ा साझा होती गई. मोदी ने शिक्षा में प्रयोग को समझने की कोशिश की. मोदी की अदा और अंदाज जैसे छा गया. मोदी ने मृदुभाषी जापानियों पर गहरी छाप छोड़ी. तस्वीरें रह रहकर इसकी गवाही देती हैं. टोक्यो से पहले मोदी 2 दिन जापान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले क्योटो शहर में रहे. यहाँ बौद्ध मंदिरों ने उनका ध्यान खींचा. जहाँ जाते भीड़ स्वागत करती और मोदी सुरक्षा छोड़ भीड़ से घुल मिल जाते. आम लोगों से हाथ मिलाते, तस्वीरें खिंचवाते. सबका स्वागत, सबका सम्मान. कूटनीति शब्दों का खेल है और इसमें अच्छे माहौल और वातावरण की खास अहमियत होती है. इसीलिए नरेंद्र मोदी भले ही नेपाल गए या फिर जापान आए तो यहाँ लोगों से घुलते मिलते हुए नजर आए. कभी उनको उनकी भाषा में संबोधित किया और एक अच्छी नींव रखने की कोशिश की रिश्तों की. ये और बात है कि अच्छे माहौल से हमेशा ठोस नतीजे नहीं निकलते, जहाँ तक डिलीवरेबल्स का सवाल है. किंकाकुजी मंदिर के बाहर तो मोदी एक बच्चे के साथ अटखेलियां भी करते नजर आए. हंसी मजाक में बच्चा भी मोदी के साथ शरारतें करने लगा. तब मोदी ने प्यार से बच्चे के कान पकड़ लिए. इसी तरह
तोजी मंदिर के दर्शन के दौरान मोदी ने पुजारी के साथ हल्के फुल्के वक्त बिताए। उन्होंने कहा, मैं मोदी, आप मोरी। मंदिर के मुख्य पुजारी मोदी के इस सहजता पर हंस दिए। यानी आम लोगों के साथ आम बन गए मोदी। अपने समकक्ष जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी अलग ही अंदाज में नजर आए। एक दूसरे को पुराने दोस्त बताने वाले मोदी और शिंजो आबे जब मिले तो दोनों तरफ से गर्मजोशी दिखी। मोदी ने जापान के संस्कारों की खूब तारीफ की, चाहे पालथी मारकर बातचीत करना हो, जापान की विशेष चाय की चुस्की लेनी हो, या फिर शिंजो के साथ सुनहरी मछलियों को चारा खिलाने की रस्म हो। मोदी ने जापान को जीत लिया। दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की नई गहरी और लंबी लकीर खिंच गई। स्मिता शर्मा, टोक्यो, IBN 7। और बुलेट ट्रेन तो जैसे जापान की आदत में शुमार हो चुकी है। 1964 से ये ट्रेन जापान में चल रही है। पीएम मोदी रेलवे को देश का ग्रोथ इंजन कहते हैं। जरा सोचिए, अगर जापान की ये ट्रेनें भारत में भी चलने लगे तो विकास की रफ्तार कहां से कहां पहुंच सकती है। हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा ने भी जापान दौरे पर बुलेट ट्रेन की सवारी कर यही जानने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में देखिए। जापान के नारिता से शिनागावा तक की यात्रा मैंने एक सामान्य ट्रेन से की। हमारे देश में एक आम आदमी ऐसी ट्रेन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। राजधानी और शताब्दी भी इतनी साफ सुथरी नहीं दिखती। और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेचेस है जहाँ अंडरग्राउंड जाती है ये ट्रेन, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सामान्य ट्रेन मेरे लिए सुखद अनुभव था। मैं तेज रफ्तार चलती ट्रेन से भारत में अपने चैनल पर लाइव मौजूद थी। ट्रेन से सीधे जानकारी दे रही थी, अपने देश में दर्शकों से सीधे रूबरू थी। मोबाइल लाइव व्यू यूनिट के जरिए मैं यहाँ बकायदा इस चलते हुए ट्रेन से सीधा संपर्क साध सकती हूँ अपने ऑडियंसेस से। और इनफैक्ट आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अमित को भी देख पा रहे हैं यहाँ। उगते हुए सूरज के देश जापान में सब मुमकिन है। मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था ये। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन अगर मैं अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी रहूं और मोबाइल से ऐसी तस्वीरें भेजने की कोशिश करूं तो पसीने छूट जाएंगे। भारत में योजनाएं हैं लेकिन फाइलों में। बुलेट ट्रेन तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन मैं जापान में थी, इसलिए मैं बुलेट ट्रेन में भी बैठी। शिनागावा से क्योटो की यात्रा मैंने बुलेट ट्रेन में की। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेन में सफर का मजा आप टीवी पर देखकर महसूस नहीं कर सकते हैं। चमत्कार यहाँ भी था। 270 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेन में भी मैं अपने देश के दर्शकों से सीधे रूबरू हुई। चलती हुई ट्रेन में जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा है, 260 265 के करीब है प्रति घंटे की, वहाँ पर वाईफाई की कनेक्टिविटी हमें हासिल हो रही है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करके जो है हम बाकायदा मोबाइल ही नहीं, हम मोबाइल पर सिर्फ बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपने दर्शकों तक हम सीधे पहुँच भी पा रहे हैं। हमारी सोच और बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने की कोशिशों से भी 50 साल पहले, यानी कि आधी शताब्दी पहले ही जापान में बुलेट ट्रेन चलती शुरू हो गई थी। उस वक्त इस योजना को बनाने वालों को पागलों का गैंग तक कहा गया। लेकिन 1964 में जब पहली बार जापान में बुलेट ट्रेन चली तो ये दूसरे विश्व युद्ध में तकरीबन बर्बाद हो चुके जापान के विकास का प्रतीक बन गई। इस प्रतीक में मैं बैठी थी। आधुनिक सुविधाओं से लैस लग रहा था किसी प्लेन में बैठी हूँ। रफ्तार के इस आनंद के बीच और भी सुविधाएं थी। मैं यहाँ बुलेट ट्रेन में हूँ, देख सकते हैं आपकी यहाँ बाकायदा केटरिंग सर्विस वगैरह जो है वो भी चल रही हैं और बाकायदा स्नैक्स वगैरह जो हैं किस तरीके से ट्रे के ज़रिए बेचे जा रहे हैं लोगों में। यहाँ मैं बताऊँ कि सारी रिसीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। हेलो, हाय, कोनिचिवा।
जापान के पास फिलहाल बुलेट ट्रेन का 2664 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2007 और 2012 में जापान की यात्राएं की। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया। जापान की तरक्की का जायजा लिया। वो बुलेट ट्रेन से प्रभावित थे। 1964 से 5 दशक पहले से जो है हाई स्पीड रेल बाकायदा जापान में चल रहे हैं। और ये बाहर का नज़ारा अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर सकूं कि किस तरीके से हरियाली नज़र आएगी। और चूंकि ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तस्वीरें जारी दर्शकों तक, शायद इसकी क्वालिटी प्रोफेशनल कैमरास जैसी ना हो, लेकिन आप ये एहसास ज़रूर कर पाएंगे कि हम इस वक्त किस तरीके के ट्रेन में मौजूद हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई से अहमदाबाद के 500 किलोमीटर के लिए अगर बुलेट ट्रेन चलाई जाती है तो उसमें कम से कम 60,000 करोड़ का खर्चा है। जानकार मानते हैं कि इस खर्चे को निकालने के लिए ट्रेन का किराया कम से कम 4,000 से 6,000 के बीच होना चाहिए। यही नहीं, जमीन अधिग्रहण, ट्रैक का विकास जैसी सैकड़ों मुश्किलें भी राह में हैं। क्योटो में विजय अमित पाल गिल के साथ स्मिता शर्मा, IBN 7।